नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और जी हाँ, ये एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हमारे पास डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनके बारे में बताऊँगा। वैसे तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वॉट मीटर में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वॉट मीटर वाले सेक्शन में, तो हम लोग इसको और अच्छे से डील करेंगे वॉट मीटर वाले सेक्शन में दोबारा। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको फंडामेंटल और कुछ बेसिक्स बताऊंगा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो पहला आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का एसएससी जेईई में आया हुआ इकलौता ऐसा क्वेश्चन जो फंडामेंटल से आया है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए। इस डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर मेजरमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो हमारा जो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो सभी टाइप की कैलिब्रेशंस के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एसी इंस्ट्रूमेंट हो या डीसी इंस्ट्रूमेंट हो। कैलिब्रेशन ऑफ ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर पॉसिबल विद दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इस डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये काम आता है कैलिब्रेशन के लिए एसी और डीसी दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए। साथ ही साथ जो हमारा एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी दोनों के लिए यूज़ होता है हमारा ये डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। आगे कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल करके कंस्ट्रक्शन को बता रहा हूँ और एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक फिक्स्ड कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। तो ये सेंटर में जो कॉइल है उसको मूविंग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्प्रिंग भी होती है। ठीक, ये मूविंग कॉइल है और ये स्पिंडल के साथ अटैच होती है। साथ में एक फिक्स्ड कॉइल होती है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब इनका कनेक्शन देखिए कैसे कनेक्टेड है। जो करंट जिसको मेज़र करना है आई, उसको फ्लो किया जाता है फिक्स्ड कॉइल में, उसके बाद फिर दूसरे फिक्स्ड कॉइल में और उसके बाद मूविंग कॉइल के बाद वो आउटपुट निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किया गया है। ये पॉइंटर लगा हुआ है इसमें मूविंग कॉइल के स्पिंडल के साथ और ये स्केल के ऊपर कैलिब्रेट होता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग को मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट याद होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। उसमें क्या होता था, जो मूविंग कॉइल में जब करंट फ्लो होता था तो चूंकि वो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता था वो कॉइल जिसमें करंट फ्लो होता था, इसकी वजह से उस कॉइल में फोर्स एक्सपीरियंस होता था और उसी फोर्स के कारण वो जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता था या मूविंग कॉइल मूव होती थी। यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है उनकी जगह ये दो फिक्स्ड कॉइल ने ले ली है। ठीक है, जिसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को एसी में भी यूज़ किया जा सकता है। चूँकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ डीसी में यूज़ होता था, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता था एसी डालने से क्या होता है, दो साइकिल के दो हाफ साइकिल होते हैं। पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव और दूसरा हाफ साइकिल निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो पॉइंटर है हमारा वो यूनिफॉर्म और यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है डायनेमोमीटर में, लेकिन पीएमएमसी में ऐसा नहीं हो पाता, उसका नेट टॉर्क 0 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, जिस तरह से यहाँ आई पे दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो एक तरह से होगा, ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि राइट टू लेफ्ट होगा। अगर आप वो देखेंगे एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और
कॉइल में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। सेकंड, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब ये जो एरो का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट बनने लगेगा। लेकिन यहाँ मूविंग कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी चेंज हो जाता है। इसकी वजह से टॉर्क हमेशा यूनि डायरेक्शनल ही लगता है, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग अभी नहीं देखते क्योंकि ये क्रैश टाइप का वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि दो पार्ट होते हैं फिक्स्ड कॉइल के और एक मूविंग कॉइल होता है, किसमें? डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिक्स्ड कॉइल को बनाने के लिए हैवी वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हैवी वायर का यूज़ किया जाता है। और मूविंग कॉइल में कोई भी मेटेलिक फॉर्मर, ठीक है, यूज़ नहीं किया जाता। नॉन मेटेलिक फॉर्मर पर ही मूविंग कॉइल को वाउंड किया जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो हिस्टेरेसिस एरर से फ्री होता है। हिस्टेरेसिस और एडी करंट एरर इसमें नहीं होते, क्योंकि इसका नॉन मेटेलिक फॉर्मर होने के कारण एडी करंट इंड्यूस नहीं हो पाता मूविंग कॉइल के कोर में या फॉर्मर में। और हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल है उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें स्प्रिंग से दिया जाता है। और स्प्रिंग का एक और काम होता है, जैसा पीएमएमसी में भी होता था, कि जो मूविंग कॉइल है उसमें करंट को इनपुट करता है और वहाँ से आउटपुट करता है। तो दो हमारे पास स्प्रिंग लगते हैं जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। साथ में डैम्पिंग किस टाइप की होगी इस इंस्ट्रूमेंट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी जेईई और दूसरे टेक्निकल एग्जाम में, जो कि है इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और एमआई इंस्ट्रूमेंट में भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ किया गया था, लेकिन पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग का यूज़ होता है। तो अगर आप लोग ध्यान दें कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें बेसिक दो मेरे को दिख रही है कंस्ट्रक्शनल में चेंजेस, कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है, पीएमएमसी में, लेकिन डायनेमोमीटर में क्या हो गया, फिक्स्ड कॉइल्स हो गई, कॉइल से रिप्लेस हो गया। साथ में जो मूविंग कॉइल था वो एक मेटेलिक फॉर्मर पर वाउंड होता है पीएमएमसी में, लेकिन डायनेमोमीटर टाइप में नॉन मेटेलिक फॉर्मर पर वाउंड किया जाता है। ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग टॉर्क इक्वेशन में आते हैं। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन है वो दिया जाता है I1 I2 इंटू dm/d थीटा। I1 फिक्स्ड कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, I2 मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, और dm/d थीटा है रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स बिटवीन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। तो इस तरीके से टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो दिया गया है। यहाँ से आप कॉमन चीज़ निकाल सकते हो कि जो TD है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, क्योंकि I1 I2 मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है। अब अगर डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग डीसी में करें, डीसी मेजरमेंट के लिए, तो कैसे इसका मतलब फॉर्मूला होगा, इसका जो थीटा होगा मतलब डिफ्लेक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो वो देख सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू I1 I2 बाई के इंटू dm/d थीटा। वो सेम है जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि कंट्रोलिंग टॉर्क एग्जिस्टेंस में आ गया। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, k इंटू थीटा, थीटा मतलब डिफ्लेक्शन इन रेडियन। अब जब पॉइंटर अपने फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पर होगा, जब रुकेगा, तब TD बराबर होगा TC, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है I1 I2 dm/d थीटा। तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे TC का कंट्रोलिंग टॉर्क का k इंटू थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये कांस्टेंट इधर डिवाइड हो गया, I1 I2 बाई के इंटू dm/d थीटा रेडियन। ये डिफ्लेक्शन को बताता है ये फॉर्मूला, किसके लिए, डीसी में अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो। अब अगर एसी में ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगर वो साइनोसॉइडल करंट्स हैं दोनों, तो पहला I1 मैं मान लिया हूँ Im1 साइन ओमेगा टी, और I2 मान लिया हूँ Im2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई मतलब कुछ उसमें फेज एंगल डिफरेंस है। और कैपिटल I1 कैपिटल I2 को मैंने मान लिया है RMS वैल्यू ऑफ करेंट्स, जैसे I1 इज इक्वल टू Im1 बाई √2 और I2 इज इक्वल टू Im2 बाई √2।
अब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला दिया जाता है AC में I1 I2 इंटू कॉस फाई इंटू DM बाई डी थीटा। और ध्यान रहे ये फाई क्या है, यही एंगल है जो दोनों करंट के बीच का, मतलब फिक्स्ड कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है और मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों करंट के बीच का जो फेज एंगल है उसका कोसाइन फॉर्म है इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क AC के लिए जब हम AC का ऑपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे I1 इंटू I2 कॉस फाई DM बाई डी थीटा होगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क होने वाला है आपका TC इज इक्वल टू K थीटा। अब फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन ऑफ पॉइंटर, मतलब जब पॉइंटर रेस्ट में आ जाए डिफ्लेक्ट होने के बाद, तब क्या होगा, TD बराबर TC, उसी कंडीशन में ही वो रेस्ट में आएगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। TD की जगह हमने वैल्यू रख दी और TC की जगह भी हमने वैल्यू रख दी, तो यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं जो कि इक्वल टू होगा I1 I2 बाई K इंटू कॉस फाई इंटू DM बाई डी थीटा रेडियन। यहाँ पे मैंने फिर से स्पेसिफाई किया है कि फाई जो है वो है फेज एंगल बिटवीन करंट्स फ्लोइंग इन मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल। यहाँ तक हमने अच्छे से देख लिया। अब इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम अगर एमीटर में करेंगे तो क्या, कैसा डिफ्लेक्शन होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, और अगर वोल्ट मीटर में करते हैं तब कैसा रिलेशन आने वाला है ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में अगर उसको एमीटर जैसा यूज़ करेंगे तो उसका कनेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह बन जाता है। जो हमारी मूविंग कॉइल है उसके साथ स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर वेरिएशंस को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, और शंट जो रेंज को एक्सटेंड करने का काम करता है। तो ये इस तरह से अपना पैरेलल में ऐसे यहाँ पे कनेक्ट हो गए और लोड के साथ सीरीज़ में ये कनेक्ट हो गया, और इस आई करंट को मेज़र करना है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो जो करंट जिसको मेज़र करना है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि नॉन लीनियरिटी यहाँ पे दिख रही है। डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, जिस करंट को मेज़र करना है उसकी RMS वैल्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से ये एमीटर में होता है। देख लेते हैं वोल्ट मीटर में कैसा होता है। देखिए ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ थीटा प्रोपोर्शनल वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। गेट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं और मुझे लगता है इस बार कि SSC JEE में इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से लिए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाए तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वोल्ट मीटर में क्या किया गया है, सब सीरीज़ में कनेक्टेड है। जैसे कि फिक्स्ड कॉइल है, मूविंग कॉइल है, फिर उसके बाद एक हाईली नॉन इंडक्टिव रजिस्टर है जो कि इसके रेंज को एक्सटेंड करता है। मैं आपको रेंज की भी वैल्यूज़ बताऊंगा कि टिपिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं वोल्ट मीटर और मीटर के लिए इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप में। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर के साथ कैसा रिलेशन है इसका। तो देखिए जिस वोल्टेज को मेज़र करना है, मान लो ये सप्लाई वोल्टेज V को मेज़र करना है, तो इस वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन थीटा के। डिफ्लेक्शन थीटा इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वोल्ट मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। जिस वोल्टेज को मेज़र करना है उसके RMS वैल्यू का स्क्वायर डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सीरीज़ में इस डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर के साथ सीरीज़ में हाईली नॉन इंडक्टिव, मतलब प्योर रजिस्टिव, हाई वैल्यू ऑफ प्योर रजिस्टिव रेजिस्टेंस लगाया गया है यहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है कि इसका रेंज एक्सटेंड हो रहा है, इस वोल्ट मीटर का रेंज को एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ तक मैंने 6 पॉइंट में इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को फंडामेंटल्स को अच्छे से बताया है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और उस डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है, तो उसको हम लोग 7th पॉइंट में देख लेते हैं। चलिए, तो पॉइंट ए हमारा बोलता है कि डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर, उसमें ऑप्शन होगा फॉर AC ओनली, फॉर DC, फॉर बोथ AC एंड DC और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होने वाला है बोथ AC एंड DC, दोनों के लिए ही यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट है डैम्पिंग टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की डैम्पिंग डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये MI इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ की जाती है, पहले भी बताया हूँ। इसका एक और नाम आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेटिक डैम्पिंग, ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेटिक डैम्पिंग। ध्यान रहे ये P से स्टार्ट होगा, न्यूमेटिक डैम्पिंग P से स्टार्ट होगा, P
NEU, न्यूमैटिक, ये आपका न्यूमैटिक डैम्पिंग, इस तरीके से इसकी स्पेलिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। न्यूमैटिक डैम्पिंग, इसी को ही एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेम नहीं होते क्योंकि दो अलग अलग नाम है, दोनों का अलग मतलब है, लेकिन रिफ़र किया जाता है कि न्यूमैटिक डैम्पिंग ही एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। साथ में इसके स्केल की बात करें कि इसका स्केल किस टाइप का होता है, तो इसका स्केल होता है नॉन लीनियर टाइप का, क्योंकि ये जो रिलेशन आपके पास मिल रहा है थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड थीटा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जाहिर है कि अगर स्क्वायर लॉ से रिलेटेड है रिस्पॉन्स तो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। और एक और बात है कि ये जो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है PMMC और MI इंस्ट्रूमेंट से, PMMC और MI इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारा जो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, कॉस्ट में ज़्यादा पैसे लगेंगे इसको लेने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर कंजम्पशन। जो पावर कंजम्पशन होता है मीटर में, डायनेमोमीटर टाइप मीटर में, वो ज़्यादा होता है PMMC इंस्ट्रूमेंट में। आपको ये भी पता होगा कि जो MI इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी पावर कंजम्पशन PMMC से ज़्यादा होता है, तो सबसे कम PMMC में पावर कंजम्पशन होगा, उससे ज़्यादा MI इंस्ट्रूमेंट में, उससे ज़्यादा आपके इसमें आपके डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है? देखो, जहाँ पे कॉपर वायर ज़्यादा यूज़ होगा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज़ मोर, वहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। सिंपल सा थंब रूल है। तो आपको पता होगा कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिर्फ एक कॉइल होती है, ठीक है, उसी में लॉस होता है। PMMC में भी एक मूविंग कॉइल होती है, उसमें लॉस होता है। लेकिन जब अपन डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो वहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, दो फिक्स्ड कॉइल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक फिक्स्ड कॉइल हमारे पास है, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉइल और ये वाला फिक्स्ड कॉइल है, ये फिक्स्ड कॉइल है, दो कॉइल हो गई, और ये तीन, तो तीन कॉइल यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्यों होती है इसका भी रीज़न हमने आपको दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, रेंज। रेंज क्या होता है? एमीटर के लिए उन्हें बताया था टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं। विदाउट शंट, बिना शंट के अगर एमीटर बनाएं, डायनेमोमीटर टाइप एमीटर बनाएं, तो उससे हम लोग 200 मिली एम्पियर तक मेज़र कर पाएंगे, और अगर शंट के साथ बनाएं तो 30 एम्पियर तक मेज़र कर पाते हैं। वोल्ट मीटर में अप टू 750 वोल्ट तक मेज़र किया जा सकता है। ये वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्केल होता है वो तो पढ़ चुके हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का। अ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 100 एम्पियर के लिए। अगर एक डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 100 एम्पियर करंट पर, ठीक है, तो हमको वो करंट कैलकुलेट करना है जब हाफ स्केल डिफ्लेक्शन हो। वो करंट कैलकुलेट करना है जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट हाफ स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो फॉर्मूला हमको ये यूज़ करना है, मैंने बताया था कि अगर डायनेमोमीटर टाइप एमीटर यूज़ कर रहे हैं, करंट की बात हो रही है, मतलब एमीटर है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाल लिया, θ2/θ1 इज इक्वल टू I2/I1 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो रिलेशन दिया है कि हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब कि θ2 जो नेक्स्ट केस में ले रहे हैं जहाँ पे करंट निकालना है, यहाँ पे जैसे I1 नोन है और θ1 पता है अपने को, I2 नहीं पता, I2 निकालना है, और θ2 और θ1 के बीच की रिलेशन दी हुई है। तो द करंट फॉर हाफ स्केल डिफ्लेक्शन θ2 इज इक्वल टू θ1/2। तो जैसे ही आप लोग θ2 की वैल्यू रखोगे θ1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। फिर I2 स्क्वायर इक्वल टू I1 स्क्वायर/2। I1 हमको पता है 100 दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आंसर I2 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.707 इक्वल टू 70.7 एम्पियर। तो जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक रात को 9 बजे अटेम्प्ट फ्री ऑनलाइन टेस्ट, इस वीडियो के बेस पे एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो दीजिए। टेस्ट का नाम होगा मेजरमेंट 6। थैंक यू।